आवाज आ रही है? अगर क्लियर नहीं आ रही तो आप मुझे बता सकते हैं। लास्ट वीक में जो हमने पढ़ा है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपको पूछ सकते हैं। सबको समझ में आ गया था? ओके, अब अटेंडेंस अपनी लगवा लें। 15502 503 504 505 506 Present, ma'am. 507 Present, ma'am. 508 509 510 11 12 13 Present, ma'am. 14 15 16 17 Present. 18 Present. 19 Present, ma'am. 20 20 एब्सेंट है, ये प्रेजेंट है। 21 Present, ma'am. 22 Present, ma'am. 23 Present. 22 present, ma'am. okay 23 Present. 24 Present, ma'am. 25 Present. 27 28 29 30 Present. 32 33 Present, ma'am. 34 35 36 Present, ma'am. Ma'am, 37 36 भी present है. और 35 Present, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, 35 present है. 35 भी प्रेजेंट है, 36 भी और 37 भी। Yes, ma'am. 40 Yes, ma'am. 41 Present. 43 44 45 Present. 46 45 48 present. Ma'am, 45 present. जी 46 प्रेजेंट है, 48 Present, 49 ma'am. 50 51 Present, ma'am. 52 Present, ma'am. 53 Present, ma'am. 55 Present, ma'am. 56 57 Present, ma'am. 57 प्रेजेंट है, Yes, ma'am. Present, 57. ओके 58 Present, ma'am. 60 61 Ma'am, roll number 6 present. ओके बेटा 61 62 63 53 Present, ma'am. 54
65, 66, Present. 67, 68. अब मैं वो कॉल कर रही हूँ जो एब्सेंट मार्क हुए हैं, ठीक है। 68 एब्सेंट है, 67, 65, 64, मैम 57 प्रेजेंट है। ओके, 65, 64, 62, 61, 56, 50, 49. प्रेजेंट। जी, कौन प्रेजेंट है? 56 मैम प्रेजेंट। ओके, 56 प्रेजेंट है, ठीक। 50, 49, 46, 44, 43, 40, 34, 32, 29, 28, मैम 28 29 present. 28 प्रेजेंट है, ओके। और 29 में ठीक है, 27, मैम 43 भी प्रेजेंट है। 43 की प्रेजेंट मार्क करिए। मैम 43 भी प्रेजेंट है। 43 प्रेजेंट हो गया। 24, 20, 15, मैम 20 present है। ओके, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, मैम 2 present है। ओके। और 5 प्रेजेंट नहीं है, मरियम? ओके, मैं मैम 43 भी प्रेजेंट है। बेटा आपकी लड़की है ठीक। ओके, अच्छा, अब ऐसा है कि आप लोगों ने जो लास्ट पेपर पढ़ा है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। पहले भी मैंने आपसे कहा था, लेकिन आपने से एक स्टूडेंट भी नहीं बोला। इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम वो क्वेश्चंस ही थे, यानी कि एक दो नहीं थे जो आपने भेजे थे ना, यानी कि वो आगे जाके ना हाइपरबोलिक कन्वर्स आ जाता है जब हम इन टर्म्स ऑफ एस फाइंड करते हैं ना, ठीक है, तो वो यानी कि एस की वैल्यू आ जाती है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एस ओवर अंडर रूट 3। टी की वैल्यू जो आती है ना मैम, जब हम रीपैरामीटराइज्ड कर्व फाइंड करते हैं जी। तो उसमें टी की जगह हम लगाते हैं, हमें लगाना पड़ता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एस ओवर अंडर रूट 2। तो इसको कैसे हम फिर हम करेंगे? बस आपने उसकी वैल्यू रख देनी है। मैम और हमारे पास आता है कॉज हाइपरबोलिक इनटू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एस ओवर अंडर रूट 2, ऐसे रकम आ जाती है ना हमारे पास। ठीक है, आपने बस पर्सन रख देना है, क्योंकि ये तो ऑब्जर्वेशन जो हैं होंगी, और फिर उनके लिए ये आपकी जो बात इस वक्त आप मुझसे कर रहे हैं ना, ये हम आज के लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप बताएं। मैं कह रही हूँ पिछले पूरे वीक में जो आपने पढ़ा है, अगर उसमें कोई मुश्किल है तो वो पूछते हैं, अगर नहीं है तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, इसका मतलब है कि नहीं है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल 2.4 है, ये आप लोगों ने पहले की हुई है। हम इसको दोबारा डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें से एक न्यू कंसेप्ट निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें है कि अल्फा ऑफ टी इक्वल टू यू प्लस टी वी, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। और डी अल्फा बाई डी टी वी आएगा डेफिनेटली, और एस जो है वो टी इंटू मॉडुलस ऑफ वी आपने कैलकुलेट किया हुआ है, और यहाँ से आपने टी की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ एस, और आपने इस गिवन कर्व अल्फा को पैरामीटराइज कर दिया, यानी कि इन टर्म बाय आर्क लेंथ, यानी कि आपने फंक्शन आर्क लेंथ को एज अ वेरिएबल यूज करते हुए गिवन कर्व को भी पैरामीटराइज किया, ठीक है। और इसमें आप हमें ये भी पता है कि इन दोनों का इमेज सेम होगा, और हमें ये भी पता है कि दोनों के जो टेंजेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का डिफरेंस हो सकता है, वो भी मोशन ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब इसके बाद है बीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू प्लस एस v over modulus of v gives the unit speed parameterization of a straight line। तो ये एक्चुअली कर्व स्ट्रेट लाइन था, ठीक है। क्वेश्चन देखते भी हमें पता लग गया था कि स्ट्रेट लाइन है। और इसके अलावा ये जो इसको रिपैरामीटराइज किया है, उसमें भी हमें ये भी पता है कि जब हम रिपैरामीटराइज करते हैं कर्व को, या किसी भी कर्व की जो रिपैरामीटराइजेशन होती है वो भी सेम इमेज दे रही होती है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। और आपने कुछ क्वेश्चंस में ये भी चेक किया था कि जो आप रिपैरामीटराइज करते हैं कर्व को, तो उसका मॉडुलस चेक करते हैं, अगर वो भी 1 आ जाता है तो वो यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन हो जाती है, ओके।
तो ये सब काम आपने किए हुए, ये सब आपको पहले से पता है। न्यू चीज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नोट दैट द टेंजेंट वेक्टर फील्ड टू एक्सिस t इज इक्वल टू v ओवर v मॉडुलस। अगर आपने गिवन कर्व जो है उस पे टेंजेंट वेक्टर फील्ड फाइंड करनी है, तो ये जो बीटा आपके पास आया है इसको आप डेरिवेटिव लेंगे s के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब जो मैं आपको आज बताना चाह रही हूँ बात के वो ये है कि टेंजेंट वेक्टर फील्ड क्या होती है, कलेक्शन ऑफ ऑल द टेंजेंट्स ऑन अ गिवन कर्व, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आपके पास कोई भी कर्व अल्फा जैसे कि यहाँ पे गिवन है, तो आप इसको सबसे पहले इसके आर्क लेंथ लेंगे एज अ वेरिएबल, जैसे कि हम करते हैं। फिर आप इस कर्व को रिपैरामीटराइज करेंगे बाय यूजिंग द आर्क लेंथ। जैसे ये बीटा फाइंड कर लिया, अब बीटा फाइंड करने के बाद आप बीटा का एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, टेंजेंट वेक्टर फील्ड ऑफ द गिवन कर्व अल्फा आएगी, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। 3 काम करने हैं आपने। आपके पास अल्फा कर्व होगा, आपने उसकी आर्क लेंथ फाइंड करनी है, फिर आपने उसको रिपैरामीटराइज करना है बाय यूजिंग आर्क लेंथ, यानी कि आपने टी को रिप्लेस कर देना है जो भी एस का फंक्शन आता होगा उससे। और फिर उसके बाद जो आपके पास रिपैरामीटराइज कर्व आएगा जो कि बीटा है इस वक्त, उसका आप दोबारा डेरिवेटिव लेंगे उसके वेरिएबल के हिसाब से, यानी आर्क लेंथ के रिस्पेक्ट से। तो जो आपका आंसर होगा वो टेंजेंट वेक्टर फील्ड टू द ओरिजिनल कर्व होगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई है? मैम मैम मतलब जो हमने वैल्यू निकाल के उसमें पुट की थी प्रीवियस में क्वेश्चंस के अंदर, वो जो हमारे पास कर्व बनेगी वो हमारे पास बीटा होगी। हाँ जी बिल्कुल, वो आपके पास रिपैरामीटराइज कर्व बनता है जब आप टी को रिप्लेस कर देते हैं ना फंक्शन ऑफ एक्स एस पे, या क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो इसमें स्ट्रेट लाइन में तो आपके पास ये देखते हैं टी ओवर एक्स ओवर मॉडुलस ऑफ वी आ गया था। तो आपने जब इसको रिप्लेस कर दिया, टी को रिप्लेस कर दिया इस वैल्यू से, तो आपने क्या किया, रिपैरामीटराइज कर दिया गिवन कर्व को बाय यूजिंग आर्क लेंथ, ठीक है। और उसका रिजल्ट आप बीटा की फॉर्म में दे रहे हैं। और हमने कुछ थ्योरम्स पढ़े थे उसमें हमने बताया था कि अल्फा और बीटा का इमेज सेम होता है, और हमने भी बताया था कि इन दोनों का टेंजेंट भी सेम होता है, सिर्फ प्लस और माइनस साइन डिफरेंट हो सकता है, वो भी पार्टिकल की मोशन की वजह से, कि वो अगर ऑपोजिट साइड में मूव कर रहे होंगे तो फिर वो माइनस होगा, अदरवाइज सेम टेंजेंट आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो कि जब आप बीटा का टेंजेंट फाइंड करेंगे एग्जैक्टली वही अल्फा का भी टेंजेंट होगा। ये बात भी यहाँ से क्लियर हो गई। और फिर यानी कि आपने जब टेंजेंट वेक्टर फील्ड फाइंड करना है किसी भी कर्व का, तो आपको ये पूरा प्रोसीजर करना होगा। और फिर अगर आप देखें डी टी बाई डी एस, अगर आप टी का भी डेरिवेटिव लेते हैं एस के रिस्पेक्ट से, तो क्योंकि वी तो यहाँ पे एज अ कांस्टेंट डील हो रहा है, तो इस मीन्स कि ये आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब ये जो सारा मैंने आपको बताया है इसको एप्लीकेशन अगले एग्जाम्पल 2.5 में देखते हैं। ये आपने पहले की भी हुई है, लेकिन आपने इसको सिर्फ रिपैरामीटराइज किया था, ठीक है। अल्फा आपके पास कर्व था, डी अल्फा बाई डी टी आपने फाइंड आउट किया, क्योंकि आप लोग आर्क लेंथ लेना चाह रहे थे इसके, ठीक है। एस इज इक्वल टू आर ऑफ टी था, और फिर टी आपने निकाला जो कि एस ओवर आर की फॉर्म में आया, और फिर आपने गिवन कर्व में अल्फा में हर जगह टी को उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, तो आपके पास बीटा कर्व आ गया जो कि वेरिएबल एस के ऊपर अब डिपेंड करा था, और उसकी वैल्यूज आर कॉस एस ओवर आर साइन एस ओवर आर एंड 0 थी, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मैम रिपीट कर दें यहाँ से जहाँ से हमने उसका मोड लिया। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ये सारा काम आपने पिछले लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था, और अभी हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी कर्व अल्फा, ये कर्व अल्फा गिवन था, अल्फा आर कॉस टी आर साइन टी एंड 0, ठीक है। हमने इसकी आर्क लेंथ फाइंड करनी थी, और आर्क लेंथ का जो प्रोसीजर है उसमें आप डी अल्फा बाई डी टी फिर उसका मॉडुलस लेते हैं, ठीक है। डी अल्फा बाई डी टी लिया, हर कंपोनेंट मॉडुलस लिया, तो आर मिल जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो आंसर 1 हो जाएंगे। तो डी अल्फा बाई डी टी आर हो गया, और आपने एस इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू टी आर डी डी टी किया, तो आपके पास आर टी का आंसर आ गया, ठीक है। आपने इसका फॉर्मूला जो आप अप्लाई करते हैं, और ये मैंने आपको सॉल्व किया, वो भी आपको शेयर किया था, ठीक है। और फिर यहाँ से टी की वैल्यू आपके पास एस ओवर आर आ गई। यहाँ तक तो ठीक है ना? ठीक है मैम। और फिर हमने क्या किया कि गिवन कर्व को हमने पैरामीटराइज कर दिया बाय यूजिंग आर्क लेंथ, दैट इज हमारा जो आंसर था इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ आ गया। जहाँ पर भी टी था हमने उसको एस ओवर आर से रिप्लेस कर दिया, ये बीटा एस आ गया, ठीक है यहाँ तक। अब एक ये यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आ रहा है। ये जो इक्वेशन थी एक्चुअली सर्कल की इक्वेशन थी, ठीक है। और इसमें जिसका रेडियस आर था,
और ये सारा प्रोसीजर जो हमने किया, जो हम बीटा तक पहुंचे हैं, ये पैरामीटराइजेशन है और ये यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन है। अगर आप इसका मॉडुलस लें तो उसका आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, लास्ट लेक्चर में थे जिसमें आपने ये भी प्रूव करना था। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे करना है। नोट दैट द टेंजेंट वेक्टर फील्ड ऑफ अल्फा इज, इस गिवन कर्व अल्फा की अगर आप टेंजेंट वेक्टर फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो आपको बीटा को यूज करना पड़ेगा। यानी आप बीटा बाय, अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि हमें बीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस लेना होगा। दैट इज टी ऑफ एस इज इक्वल टू, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे आर ऑलरेडी मौजूद है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एस ओवर आर इंटू 1 ओवर आर होगा। ठीक है, वो आर और ये आर कैंसिल होके सिर्फ माइनस साइन एस ओवर आर रह जाएगा। इसी तरह जब आप इसका सेकंड कंपोनेंट का डेरिवेटिव लेंगे, कॉस बनेगा एस ओवर आर इंटू 1 ओवर आर, तो ये आर उस वजह से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रिजल्ट जो है यानी टेंजेंट वेक्टर फील्ड जो है वो माइनस साइन एस ओवर आर कॉस एस ओवर आर एंड 0 होगी। ठीक है, और अगर आप इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, हम वो क्यों लेंगे ये भी मैं अभी डिस्कस करती हूँ आपके साथ। अगर हम इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो ये आंसर क्या होगा, माइनस साइन का जो है वो कॉस हो जाएगा एस ओवर आर, और इसका जब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर आर आपके पास होगा और ये माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है, और कॉस का आप डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन एस ओवर आर इंटू 1 ओवर आर होगा, ये यहाँ पे। अब जब डी टी बाई डी एस का आप मॉडुलस लेंगे तो वो क्या बनेगा, ये कॉस और साइन तो 1 हो जाएंगे। ठीक है, 1 ओवर आर स्क्वायर होगा, जब स्क्वायर रूट को अप्लाई करेंगे तो फिर ये 1 ओवर आर आ जाएगा। अभी हम सब काम कर क्यों रहे हैं कि अभी हम डिस्कस करते हैं आगे इसमें। इसी तरह अभी आपने पूछा था कि कई जगह पे ये भी देखते हैं, एग्जाम्पल 2.6 है, अल्फा इज एन एलिप्स, ये गिवन है 2 sin t cos t and 0। आपने इसकी आर्कलेंथ अगर फाइंड करनी है तो आप डी अल्फा बाई डी टी लेंगे, उसका मॉडुलस लेंगे और ये देखिए उसका मॉडुलस अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, बट 1 minus 3 over 4 sin square t square root does not have an elementary antiderivative, and so the integration h of t from 0 to t d alpha by dt cannot be carried out by using the fundamental theorem of calculus। ये वाला सिनेरियो आ गया जो आप डिस्कस कर रहे थे कि वहाँ पे आर्क लेंथ जो है वो बहुत ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन हो जाता है और बहुत इजीली हम उसको नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए सॉफ्टवेयर होते हैं उनको यूज़ कर लेते हैं और हम उसके आंसर निकाल लेते हैं। तो अब होगा ये कि डेफिनेट इंटीग्रल्स ऑफ दिस काइंड आर कॉल्ड एलिप्टिक इंटीग्रल्स। इस तरह के जो इंटीग्रल्स होते हैं वो एलिप्टिक इंटीग्रल्स कहते हैं, और बिकॉज दे कैन बी इंटरप्रेटेड एज आर्क लेंथ ऑफ एन एलिप्स। और हमने आर्क लेंथ के तौर पर लेते हैं, हमने इसकी आर्क लेंथ फाइंड करनी होती है। देयर वैल्यूज आर टेबलेटेड इन मैनी बुक्स ऑफ मैथमेटिकल टेबल। तो इनकी वैल्यूज हैं वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए अवेलेबल होती है, वहाँ से हम इनको यूज़ कर सकते हैं अगर हम करना चाहेंगे। ठीक है, अब आपका ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि आपकी जो आर्क लेंथ थी वो बहुत मुश्किल, मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन था और वो उससे हमें कोई कंसर्न नहीं। अगर हमारी कैलकुलेशन बाय हैंड हम नहीं कर सकेंगे तो हम उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। ठीक है, असल काम इस कंसेप्ट को समझना है और इसकी एप्लीकेशन है। ओके, अब हमारा सारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया है और अब हम चलते हैं अपनी डिस्कशन पे कि हम ये पढ़ क्यों रहे थे। A curve alpha from AB to R के is a unit speed curve if d alpha by dt equals to 1। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, note that for a unit speed curve alpha equals to alpha of t, so that s is the arc length s is equal to t minus t naught, and we shall assume that t naught has been chosen to be 0 so that s is equal to t, and we will write alpha as a function of it। देखिए फॉर यूनिट स्पीड कर्व हम आकलन फाइंड करते हैं तो हमारे पास t माइनस टी नॉट आंसर आता है, और हम लोग जब आकलन का वेरिएबल लेना चाह रहे होते हैं तो हम लोग इनिशियल पॉइंट टी नॉट को 0 रखते हैं। ठीक है, ऐसे ही है ना कि हम 0 से t तक इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, तो उस सिनेरियो में t जो है वो s जो है वो t के इक्वल भी आ सकता है, और कई दफ़ा एग्जैक्टली चला जाता है और कई दफ़ा कुछ साथ कॉन्स्टेंट्स भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, and we will write alpha as a function of x, और हम फिर alpha को as a function of x भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे हम लोग बीटा नॉर्मली कह देते हैं। ठीक है, because of this convention we can write unambiguously alpha prime is equal to alpha prime of s equals to t of x। हम alpha भी ले लें या हम उसको कोई और नाम बीटा दे दें, अगर हम उसका s के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हम t of s से रिप्रेजेंट करते हैं।
It is always the tangent vector field. ठीक है, ये बात हमने जो पहले हमने काम किया था ना कि अल्फा को हमने रीपैरामीटराइज किया था बाय यूजिंग आर्क लेंथ और बीटा फाइंड किया था, फिर उसका डेरिवेटिव लिया था और हमारे पास टी आ गया था, तो ये वो tangent vector field है. For the rest of this section, we shall assume alpha s is a unit speed curve. Actually, जब हम लोग कर्व के बारे में बात करते हैं तो उसकी दो टाइप्स आ जाती हैं, एक यूनिट स्पीड कर्व है और एक नॉन यूनिट स्पीड कर्व है. तो अभी हमारा फोकस है वो सिर्फ यूनिट स्पीड कर्व पे है, तो इसलिए आगे अभी हम एक दो लेक्चर्स में जितने भी बात करेंगे वो यूनिट स्पीड कर्व के लिए ही होंगे. This is assumption amounts to the philosophical statement that we are only interested in the geometric shape of a regular curve. Since any regular curve can be reparameterized by arc length and reparameterizing does not change the shape of the curve. तो इस assumption ये जो मैंने सोचा है कि हम लोग आगे सिर्फ यूनिट स्पीड कर्व की बात करेंगे, इसका मकसद ये है कि हमारे जो पूरा फोकस है वो ज्योमेट्रिक होगा, ज्योमेट्रिक शेप ऑफ द कर्व पे होगा, और कि हम लोग उसको रीपैरामीटराइज भी कर रहे हैं आर्क लेंथ को यूज करते हुए, और हम ये भी जानते हैं कि जब हमारा जो रीपैरामीटराइज कर्व होता है और एक्चुअल कर्व होता है उनके शेप में, उनके इमेज में कोई फर्क नहीं होता. ठीक है, ओके. इसके बाद हम लोग एक नई क्वांटिटी यहाँ पे मेजर करेंगे. वी नाउ मोटिवेट द डेफिनेशन ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कर्व. अभी तक आपने जो कर्वेचर पढ़ा है वो सिर्फ कैलकुलेशन की हद तक था. ठीक है, आप लोग कर्वेचर फाइंड करते थे और रेडियस को कर्वेचर अपने लास्ट सेमेस्टर्स में फाइंड आउट करते थे. अब आप इसकी ज्योमेट्री पढ़ेंगे और हम देखेंगे कर्वेचर रोल क्या प्ले करता है. ठीक है, कर्वेचर विल मेजर बेंडिंग एंड विल सर्व एज सेंट्रल कांसेप्ट ऑफ स्टडी इन दिस बुक एंड इंडीड इन ऑल ऑफ द डिफरेंशियल ज्योमेट्री. कर्वेचर जो है ये बेंडिंग को मेजर करता है कि कोई चीज़ कितनी बेंड हो रही है, एंड विल सर्व एज अ सेंट्रल कांसेप्ट. डिफरेंशियल ज्योमेट्री पूरी की पूरी कर्वेचर के ऊपर बेस्ड है, और डिफरेंशियल ज्योमेट्री क्या, जो आपकी कॉस्मोलॉजी और जनरल रिलेटिविटी है उसमें भी कर्वेचर का बहुत बड़ा रोल है. और अगर आप आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की बात करें तो उसमें वो न्यूटोनियन ग्रेविटी जो है, जिसे आप ग्रेविटी कहते हैं, उसको फोर्स को नहीं मानता, और वो कहते हैं कि जो ग्रेविटी हमें फील होती है, जो चीज़ें ज़मीन पे आके गिरती हैं, उसकी रीज़न ये है कि स्पेस टाइम, यानी ये अब सब हम पढ़ेंगे भी अपने लास्ट लेक्चर में इंशाल्लाह. उसके रीज़न ये है कि स्पेस टाइम जो है वो यूनिवर्स बनी हुई है, वो उसका जो पाथ है, जो ट्रैजेक्टरी है वो कर्व्ड है, जिसकी वजह से चीज़ें ऑटोमेटिकली नीचे आ रही होती है. इसका मतलब ये नहीं होता कि ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, ये आइंस्टाइन का कहना है. ठीक है, यानी आइंस्टाइन जो है वो न्यूटन की ग्रेविटी को उस तरह से चेक नहीं करता जैसे कि हम लोग मानते हैं और हम उसके सारे फॉर्मूलाज वगैरह पढ़ रहे हैं. तो इसलिए अब एक कर्वेचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, अगर आप कॉस्मोलॉजी पढ़ रहे हैं या फिर जनरल रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं. ठीक है, और अब इसमें इसका थोड़ा सा इसकी जो है फिजिकली आप इसको कैसे देखेंगे, जैसे आप लोग मोस्टली इंटरव्यूज में जाते हैं और आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि जो आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है इसको आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कैसे ये रियल लाइफ में अप्लाई होगा, ये सब चीज़ें जो है उसका आंसर आप कर्वेचर को अगर कंसिडर करें तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कर्वेचर जो है उसकी फिजिकल क्या मीनिंग है उसका, तो वो भी हम चंद लाइन में डिस्कस करते हैं और उसको फिर एक्सप्लेन भी करते हैं. ठीक है, the reader probably has some intuitive idea of what curvature is. कर्वेचर के बारे में आपका कोई भी आइडिया होगा, लेकिन whatever the definition of curvature, it should satisfy two criteria. कर्वेचर जो है उसे दो चीज़ें वहाँ पे इसमें होल्ड करनी चाहिए. नंबर वन ये कि कर्वेचर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज जीरो, स्ट्रेट लाइन में कर्वेचर जीरो होना चाहिए. एंड नंबर टू द कर्वेचर ऑफ अ सर्कल इज सेम एट ईच पॉइंट, हर पॉइंट पे सर्कुलर कर्वेचर सेम होना चाहिए. ठीक है, in terms of the curvature measuring bending, one says that straight line does not bend at all, and two says that circle has a constant bending. ठीक है, अगर हम आपके जहन में अब हमेशा के लिए एक चीज आनी चाहिए, जैसे आप कर्वेचर वर्ड लिखें तो इक्वल्स टू बेंडिंग होना चाहिए. ठीक है, कर्वेचर क्या करेगा, बेंडिंग को मेजर करेगा कि कोई चीज कितनी बेंड हो रही है. अगर हम नंबर वन एग्जांपल देखिए स्ट्रेट लाइन की दी है कि कर्वेचर जीरो होगा, तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन कहीं बेंड नहीं हो रही, तो जिस मीन्स का कर्वेचर जीरो होगा. ठीक है, इसी तरह अगर सर्कल है तो सर्कल जो है वो उसमें सर्कल जो एंगल है जिससे वो बेंड हो रहा है वो सेम है, तो जो बेंडिंग ऑफ सर्कल है यानी सर्कल में जो बेंडिंग है वो कांस्टेंट रहेगी हमेशा. what is it about straight line that does not change?
that is what might we choose to be a measure of bending. तो क्या होना चाहिए जिससे हम लोग जो चेंज ना हो और हम लोग बता सकें कि मेजर कैसे करें हम बेंडिंग को। तो एग्जांपल नंबर 2.4 जो हमने सबसे पहले आज डिस्कस किया है वो यही कि अल्फा ऑफ टी इक्वल्स टू यू प्लस टी वी। ठीक है, इक्वेशन को देखते साथ ही हमें पता लग रहा है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है और हम इसको देख के भी आए हैं बहुत अच्छे तरीके से। shows that the tangent vector field of a straight line does not change with the arc length s। ये जो इसका जो है टेंजेंट था वो v ओवर v मॉडुलस था। ठीक है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ s। इसको भी हम दोबारा भी ऑब्जर्व करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना आ रहा है आपको इसमें। ये देखिए इक्वेशन नंबर 2.4, इसमें आपने टेंजेंट वेक्टर फील्ड फाइंड की। ठीक है, ये t इक्वल टू v ओवर v मॉडुलस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखें कि ये s के ऊपर तो कहीं भी डिपेंड नहीं कर रहा, यानी ये कांस्टेंट है। तो दिस मीन्स कि हम किसी भी जगह पे चले जाएं और फिर आप ये देखिए कि टेंजेंट जो है वो स्ट्रेट लाइन ही होगी। और फिर आप ये देखिए यहाँ पे टेंजेंट जो है उसका जो हम लोग वेरी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एस, डी टी बाई डी एस अगर हम ले रहे हैं तो वहाँ से 0 आ रहा है। तो ये जो डी टी बाई डी एस है कर्वेचर को मेजर करता है, बेंडिंग को मेजर करता है। तो जब भी आपने कर्वेचर फाइंड आउट करना है आपने टेंजेंट का डेरिवेटिव लेना है। तो डी टी बाई डी एस इक्वल टू 0 मीन्स के स्ट्रेट लाइन कहीं बेंड नहीं हो रही और आप बहुत अच्छी तरीके से ये बात जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन बेंड नहीं हो रही। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक्स बेटा कोई एनी पॉइंट है, ये एक्स की बजाय इसको अल्फा लिखना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, नोट दैट टेंजेंट वेक्टर फील्ड टू एक्स, एक्स इज एनी पॉइंट ऑन दी अल्फा टी और बीटा टी। एक ही बात है, दोनों का ए बीटा एस दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात समझ में आ गई है कि टेंजेंट जो है उसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास कर्वेचर आएगा विच रिप्रेजेंट्स द बेंडिंग ऑफ द कर्व। और स्ट्रेट लाइन में कोई बेंडिंग नहीं होती, बिल्कुल भी वो बेंडिंग हो रही स्ट्रेट है, इट मींस उसका कर्वेचर 0 होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? ओके, इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल सर्कल की जो उसने दी है उसको हम देखते हैं, डिस्क्रिप्शन उसकी देख के फिर एग्जांपल करेंगे। ओके, टेंजेंट उसका v ओवर v मॉडुलस है। ठीक है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ s। दिस मींस कि टेंजेंट वेक्टर फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डज नॉट चेंज विद द आर्क लेंथ। यानी कि आप आर्क की किसी भी जगह पे चले जाएं वहाँ पे टेंजेंट वेक्टर फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। At a glance, example 2.5 shows that tangent vector field of a circle of radius r does change with s, but that its derivative has constant length 1 over r. ठीक है, because of these considerations। खैर अब आप ये देख लें, सेकेंड एग्जाम्पल हम लोगों ने सर्कल की डिस्कस की थी और उसके बारे में भी ये देखिए यहाँ पे ऐसे था, एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है और r इसका रेडियस है और इसमें जब आपने टेंजेंट वेक्टर फील्ड ये देखें टी जो फाइंड किया है दैट इज टेंजेंट वेक्टर फील्ड, और जब आपने इसको दोबारा डेरिवेटिव लिया तो आपके पास आंसर क्या आया, डेरिवेटिव लिया डी टी बाई डी एस और उसको मॉडुलस लिया तो आंसर 1 ओवर आर आ गया। ये इंडिपेंडेंट ऑफ एस है, यानी इसमें कोई ऐसी आप जिस जगह भी चले जाएं सर्कल में जो कर्वेचर है वो उसमें सेम ही होगा, यानी कि जो बेंडिंग जिस एंगल से बेंड हो रहा है वो एंगल हमेशा सेम रहेगा। तो डी टी बाई डी एस मीन्स इसका मॉडुलस लेंगे तो आपके पास कर्वेचर आ जाएगा दैट इज अ कांस्टेंट। प्रूफ हो गया कि सर्कल का जो कर्वेचर है वो कांस्टेंट होगा और इसको आप 1 ओवर आर ले सकते हैं। यानी अगर आपको कह दिया जाए कि आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 है तो आपका कर्वेचर क्या होगा, तो फौरन आपके ध्यान में आंसर 1 ओवर आर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है और उस एग्जाम्पल में भी आया है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, कर्वेचर की डेफिनेशन है, द कर्वेचर ऑफ अ यूनिट स्पीड कर्व अल्फा इज कैपा। जो यूनिट स्पीड कर्व है अल्फा उसका जो कर्वेचर है हम उसे कैपा से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फॉर्मूला क्या होगा कि जो टेंजेंट वेक्टर फील्ड आपने ली है उसका आप एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे और फिर उसका मॉडुलस लेंगे। ठीक है, तो आपको कर्वेचर दे देगा। और फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट कैपा एस इक्वल टू 0 फॉर ऑल एस इफ अल्फा इज अ straight line and kappa s is equal to 1 over r for all s if alpha is a circle।
ठीक है। अगर अल्फा सर्कल होगा तो फिर वो एक कांस्टेंट कर्वेचर 1/r देगा, अगर r इज द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल, और अगर एक स्ट्रेट लाइन होगी तो उसका कर्वेचर कैपा 0 होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये एक थ्योरम है, इसका प्रूफ स्टार्ट हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आप मुझे बताएं कि आपको आज के लेक्चर में 4 बातें आपने समझनी थी, और नेक्स्ट लेक्चर जब आपका होगा तो उसमें ये चारों मैं आपसे पूछूंगी साथ में। और क्या पॉइंट्स थे, एक तो ये कि आपके पास गिवन कर्व ऐसा होगा, आप उसकी आर्क लेंथ फाइंड करेंगे। ठीक है। नंबर 2, आप उसकी आर्क लेंथ आप उस कर्व को पैरामीटराइज करेंगे बाय यूजिंग आर्क लेंथ, यानी आप टी को रिप्लेस कर देंगे और आपके पास कर्व इन टर्म्स ऑफ एफ आएगा जिसे आप रीपैरामीटराइज कर्व कहेंगे। ठीक है। उसके बाद आप रीपैरामीटराइज कर्व का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास टेंजेंट वेक्टर फील्ड आ जाएगी। और चौथी बात ये कि जब आप उसका मॉडुलस लेंगे तो फिर आप टेंजेंट वेक्टर फील्ड का दोबारा डेरिवेटिव लेके मॉडुलस लेंगे तो कर्वेचर होगा। ठीक है। अगर आप गिवन टेंजेंट वेक्टर फील्ड को यूनिट टेंजेंट वेक्टर फील्ड बनाना चाहते हैं तो आपको टी को इसके मॉडुलस से डिवाइड करना होगा। ठीक है। ये 4 बातें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। और अभी आप प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2.6 है। ठीक है। इसमें कर्व जो है वो आर्क लेंथ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। आपने इसका क्या करना है, टेंजेंट वेक्टर फील्ड फाइंड करना है, यानी आपने डी अल्फा बाई डी एस फाइंड करना है। ठीक है। एक काम ये, दूसरा काम आप ये करेंगे डी अल्फा बाई डी एस का मॉडुलस फाइंड करेंगे। ठीक है। और फिर आप यूनिट टेंजेंट वेक्टर फील्ड फाइंड करेंगे टी को मॉडुलस ऑफ टी से डिवाइड करने के बाद। और एक काम आप ये करेंगे कि टी जो आपके पास आया है उसको दोबारा से डेरिवेटिव लें, उसका कर्वेचर फाइंड करें, दोबारा से डेरिवेटिव लें टी का और उसका मॉडुलस लें तो आपके पास कर्वेचर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2.6 ये सब लोग करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में अगर आप ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जो कि आज के पूरे लेक्चर का जो हमने पढ़ा पूरे लेक्चर में, वो आपको सबको बताने चाहिए, और जिसको नहीं पता होंगे उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। अब आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। मैम 4th पॉइंट कौन सा था? बेटा 4th पॉइंट ये था कि आप उसे कर्वेचर फाइंड करेंगे, टी का डेरिवेटिव लेंगे और उसका मॉडुलस लेंगे। ठीक है। रिपीट कर दूं मैं? मैम 4 पॉइंट गेन। ठीक है बेटा, आप फर्स्ट पॉइंट ये कि आपके पास कर्व गिवन होगा और आप उसको उसकी आर्क लेंथ फाइंड करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये होगा कि आप आर्क लेंथ को यूज करते हुए कर्व को रीपैरामीटराइज करेंगे, दैट इज आप टी को रिप्लेस कर देंगे जो भी एस की फॉर्म में टी वैल्यू आती होगी। ठीक है। और नंबर 3 आप जो बीटा आपके पास रीपैरामीटराइज कर्व बनेगा उसका डेरिवेटिव लेंगे जो कि आपको यूनिट टेंजेंट देगा, और आप अगर उसको मॉडुलस लेके डिवाइड कर देंगे तो आपके पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर फील्ड आ जाएगी। और लास्ट पॉइंट ये है कि आप उसको जो टेंजेंट आता है उसका आप दोबारा डेरिवेटिव लेके मॉडुलस लेंगे जो कि आपको कर्वेचर देगा। और इस क्वेश्चन के लिए आपने ये सारे काम करने हैं, लेकिन मतलब 2.6 का कर्वेचर निकालना हमने जो हमें इक्वेशन दी गई है। हाँ बिल्कुल, इसका आपने कर्वेचर भी निकालना है क्योंकि ये ऑलरेडी एस में है। ठीक है। और आपने इसका टेंजेंट वेक्टर फील्ड भी निकालना है। ठीक है। मैम डी अल्फा बाई डी एक्स निकालेंगे। बिल्कुल डी अल्फा बाई डी। ओके, एग्जांपल्स भी किए हुए हैं, हमने डिस्कस हम भी ये किए हैं। और एक्सप्रेशन की हमने यूनिट स्पीड कर्व तो पहले फाइंड की हुई थी वैसे। हाँ ये आप यहीं से कंटिन्यू करेंगे ना, ये तो आपको फायदा है। जी मैम। ठीक है।